दोस्तों अभी मैं रूफ टॉप डेक पे हूँ और हमारे यहाँ पे आई हैं एक योगा इंस्ट्रक्टर मीरा राजपूत जी। तो ये इनके साथ हमने टाई अप किया है। हमारे यहाँ पर ही योगा के सेशंस, योगा रिट्रीट और योगा की वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ रहा है उसमें रजिस्टर करा सकते हैं। तो मीरा जी, कितने दिन की वर्कशॉप होगी ये? सर 3 days. 3 डेज। या कितने टाइम के सेशंस होंगे? मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग एंड इवनिंग। कितनी कितनी देर के होते हैं वो? 1 hour. कुछ आसन एंड प्राणायाम, देन उसके बाद मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, एंड अगर किसी क्लाइंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके भी हमें आंसर देने हैं, देन उनकी भी अगर हमें कुछ उनको बताना है वो सब भी हम थियोरेटिकल भी एंड प्रैक्टिकल भी दोनों सेशंस हम अटेंड करेंगे। तो टोटल 2 नाइट 3 डे में हो जाएगा Yeah. कि 3 नाइट 4 डे? 3 night 4 days है तो ओके है, बट अगर टाइम है किसी के पास या नहीं है वो डिपेंड करता है, तो हम 2 night 3 days भी कर सकते हैं। अच्छा मीरा जी, जैसे यहाँ पे कोई 3 दिन का कोर्स ज्वाइन कर लेता है जी उसके बाद जब वो वापस जाता है तब तो वो भूल जाएगा। बिल्कुल सही बात है तो क्या करना चाहिए वो उसके बाद? फिर वो कैसे उसको कंटिन्यू करेगा? सर। कुछ तो ऐसा नहीं है पूरा भूल जाएगा, वो हो सकता है थोड़ा कुछ ना कुछ उसको स्टेप्स याद हैं, बट सबका डेली रूटीन अपना अपना है। अपने घर जाके सबका अपना रूटीन स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ समय निकाल के 15 मिनट 20 मिनट अगर किसी के पास है जो फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली करना चाहता है तो वो कुछ आसन्स कर सकती हैं। लाइक जैसे कि सबसे बेस्ट माना गया है सूर्य नमस्कार। वो सबसे बेस्ट है कि उसको अगर करना है तो आप अपने आप घर पे कर सकते हैं, बट उसके भी ये चीज़ें आपको पहले देखना है आपकी बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, एंड आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, तब हमें वो करना है। अगर नहीं है और हम कंफर्टेबल हैं वो सब करने में तो बहुत अच्छी बात है, आप वो करिए। कम से कम 10 से 12 भी आप कर लोगे तो समझो आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है दिन की फिजिकल एक्टिविटी। दैन कुछ प्राणायाम है जो कि बेसिक हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं उनके बारे में, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड कुछ चैंटिंग। तो अगर ये सारी चीज़ें भी वो अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से जाने के बाद अगर उसको फॉलो करते हैं तो मे बी शायद कुछ चेंज आए उनकी लाइफ में, उनकी जॉब से रिलेटेड या खुद के डेली रूटीन में अगर कोई इश्यूज हैं तो उस समय भी। अच्छा, जैसे यहाँ की जो एयर है 100% प्योर है, बिल्कुल। तो यहाँ योगा करना बेनिफिशियल है कि पॉल्यूटेड सिटी में? यहाँ सबसे बेस्ट है सर, बिकॉज वहाँ तो आप अगर सांस भी ले रहे हो, प्राणायाम भी कर रहे हो, तो अभी की रिसेंटली की जो सिचुएशन है दिल्ली एनसीआर में या अदर कहीं मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ तो मैं वहीं का बता पाऊँगी। दिल्ली एनसीआर में अगर हम ये सोचें कि बाहर बैठ के हम प्राणायाम कर लें तो हमें लगता है कि और ज़्यादा हम बीमार हो जाएंगे बाहर बैठ के करने से, देन बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ के पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप यहाँ विजिट करें या किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं जहाँ पे आप 2-4 दिन अच्छे से बिता सकते हैं और अपने आप को कुछ चीज़ों से अलग रख के भी मैं भी मुझे लगता है कि अलग एक्सपीरियंस कर सकते हो। मीरा जी, ये कौन सा आसन कर रहे हो आप? शीर्षासन, हेड स्टैंड यानी कि। अच्छा, यस। अभी दोस्तों जंगल में एंटर किया मैंने, 6:24 हुए। अंधेरा ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं रात के 10 बज रहे हो। आजकल फॉरेस्ट वाले बता रहे हैं टाइगर की मूवमेंट हो रही है इधर, मतलब यहीं हो रही है जहां मैं चल रहा हूं ना। अच्छा, अगर हाथी दिख जाए ना तो टाइगर अपना रास्ता बदल लेता है। भालू को देख, भालू अगर एक होगा तो ठीक है, टाइगर एक बार सोचेगा। अगर 2-3 भालू है ना, मान लीजिए फीमेल है और उसके बड़े कब्स हैं या मेल फीमेल भी है, मेटिंग टाइम है, तो टाइगर रास्ता बदल लेता है। अभी हुआ रिसेंटली, बांधवगढ़ में हुआ है, कहाँ मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी वीडियो भेजा है किसी ने मुझे कि लोग सफारी कर रहे थे और टाइगर ने देखा कि 2-3 भालू हैं, वो रास्ता चेंज करके चला गया।
तो जो जंगल का नंबर 1 जानवर है, एपेक्स प्रीडेटर है, वो भी डरता है। इसीलिए मैंने कई बार आपसे बोला है कि जंगल में, वाइल्ड लाइफ में हमेशा कोई एक फार्मूला नहीं चलता है कि 2 + 2 = 4 नहीं होता है। और ऐसे ही टाइगर डरता है जंगली कुत्तों से, इंडियन वाइल्ड डॉग्स, ढोल। उनको एशियन वाइल्ड डॉग्स भी बोलते हैं। बांधवगढ़ में भी है मेरे ख्याल से, कान्हा में तो है ही, पेंच में है शायद, ताडोबा में भी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में भी है। मेरे ख्याल से पूर्णिमासी की रात है क्या, एकदम फुल मून दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अभी 2 सेकंड के लिए मुझे कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा मिरर में कोई बाइक आ रही है पीछे। मिरर के बगल से दिख रहा था मुझे फुल मून। तो जो मैं दोस्तों बता रहा था आपको, इंडियन वाइल्ड डॉग्स देखने के लिए तो बहुत ही छोटा जानवर है, 12 से 15 किलो का जानवर है। ये देखिए फुल मून, देखिए जो आपको दिख रहा था ना, मुझे मतलब आपको नहीं, मुझे दिख रहा था। इसको देख के मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाइक आ रही है। बहुत छोटा जानवर है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है और यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तो ये साथ में काम करते हैं। साइज कुछ भी नहीं होता, 110 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है। वेट तो 12 किलो तो अपने नॉर्मल डॉग्स का होता है, वैसे ही होते हैं, लेकिन ये एक ही कलर के होते हैं। जैसे हमारे डॉग्स होते हैं ना, कोई भूरा होगा, कोई काला होगा, ऐसा इनका नहीं है। ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन इनकी पूंछ अच्छी खासी झबरीली होती है। और अगर इनकी आवाज टाइगर ने सुन ली तो टाइगर रास्ता बदल देगा, और कई केसेस में टाइगर पेड़ पे चढ़ जाता है। यस, मैंने आपको पहले बताया ना कि लेपर्ड पेड़ में चढ़ने में महारत हासिल रखता है, तो ऐसा नहीं कि टाइगर पेड़ पे चढ़ना जानता नहीं है, वो चढ़ता नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। बचपन में कब्स बहुत चढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइगर बड़ा हो जाता है उसको लगता है मेरे नाखून पे बिना मतलब में प्रेशर आ रहा है। आता भी है प्रेशर, क्योंकि लेपर्ड का वेट है 40 से लेके 60, 70, बहुत बड़ा हुआ तो 90। मैंने पहले बताया कि 96 kg का लेपर्ड भी अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेपर्ड है। तो वो जब चढ़ता है उसके नाखून पे जो प्रेशर आता है, क्योंकि ये ग्रिप बना के तो चढ़ते नहीं है, बंदर की तरह ये ग्रिप तो होती नहीं इनकी कि हाथ से सहारा लेंगे, ये नाखून से चढ़ते हैं। इसमें मैं बीच में बता दूं कि जो भालू चढ़ते हैं, भालू जैसे मैंने कल जो वीडियो आया उसमें मैंने बताया था, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भालू पत्थर फेंकता है, और उसका प्रूफ भी दिया था, वीडियो में रिकॉर्डेड है। उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट आए कि भालू पत्थर कैच भी कर लेता है। कि मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें जू में वो खड़े हो जाते हैं भालू, और इधर से उछाल उछाल के केले और फ्रूट्स उनको दिए जाते हैं और वो कैच करते हैं, 2 पैर पे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि भालुओं का तो बहुत कुछ हिसाब किताब बंदरों जैसा है, 2 पैर पे खड़े होना, और वो इसी तरीके से वो पत्थर निशाना मार के, एग्जैक्ट निशाना मार के पत्थर मार सकते हैं और कैच भी कर सकते हैं चीज को। तो जब वो पेड़ पे चढ़ते हैं तो भालू के नाखून तो बहुत बड़े हैं, करीब करीब टाइगर के बराबर है। टाइगर के नाखून रिट्रैक्टेबल होते हैं, टाइगर के नाखून अंदर जा सकते हैं। जब वो शिकार करता है, हमला करता है, तो नाखून बाहर आते हैं, चलते वक्त वो अंदर चले जाते हैं। एक तो इसलिए कि भाई उसके नाखून घिसे नहीं, उसको अपने नाखून का ही सबसे बड़ा सहारा है। दूसरा, चलते वक्त आवाज ना आए, सॉफ्ट पैडेड जानवर है, दबे कदमों से चलता है, क्योंकि उसका तो सारा काम घात लगा के हमला करने पर ही है। लेकिन भालू के नाखून अंदर नहीं जाते, भालू के नाखून परमानेंट बाहर रहते हैं। तो जब भालू पेड़ पे चढ़ता है तो वो ऐसा नहीं कि नाखून के सहारे चढ़े, नाखून से भी ग्रिप बनाता है। जैसे अगले पैरों को वो बंदर की तरह
पेड़ के चारों तरफ लपेट लेगा, पिछले पैर में नाखून का भी सहारा लेगा और ग्रिप का भी सहारा लेगा। भालू ऐसे चढ़ता है। लेकिन मैं बता रहा था आपको टाइगर के बारे में कि टाइगर जब चढ़ता है तो अपने नाखून के सहारे से ही चढ़ता है, चाहे लेपर्ड चढ़ता है तो वो भी अपने नाखून के सहारे से ही चढ़ता है। तो टाइगर पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा जोर लगता है। इतना भारी भरकम 250 किलो का जानवर जब अपने नाखून से चढ़ता है, उसके कंधों पे भी जोर आता है। दूसरी बात, थोड़ा फर्क है, उसके जो कंधों की हड्डियां हैं, मसल्स हैं, वो लेपर्ड की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब चढ़ सकता है लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जब जान पे बनाएगी तो फिर कोई क्या नहीं करता। तो जो बच्चा कब पेड़ पे चढ़ा करता था, जब टाइगर जंगल में जा रहा होता है और उसे एक, इसमें बीच में एक बात और याद आ गई मुझे कि बीच में आपने देखा होगा, शायद वो रणथंबोर का वीडियो था कि एक लेपर्ड का पीछा कर रही थी एक टाइग्रेस, और लेपर्ड पेड़ पे चढ़ता है और करीब 15-20 फीट तक जोर से दौड़ती हुई आई और ये टाइग्रेस भी चढ़ गई। ये वाला सीन अलग है। इसमें वो उसकी जान पे नहीं बनी थी, उसको शिकार चाहिए था। दौड़ती हुई आई थी, स्पीड बना के चढ़ गई थी और फिर ऊपर जाके बैलेंस नहीं बना तो फिर उतर आई थी। उतरी भी मतलब एक तरह से गिरते पड़ते ही उतरते हैं टाइगर लोग। लेकिन जो मैं जंगली कुत्तों से रिलेटेड बात बता रहा हूं, इसमें टाइगर वैसे प्रेशर से नहीं ये दौड़ता हुआ आ रहा चढ़ जाएगा। वो जो बचपन के उसके स्किल्स हैं कि वो पेड़ पे चढ़ना जानता है लेकिन चढ़ता नहीं है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ जाती है जब जंगली कुत्तों की आवाज उसे सुनाई पड़ जाती है, क्योंकि जंगली कुत्ते अगर झुंड में हैं, जिसे कि पैक बोलते हैं, वो टाइगर को भी मार देते हैं। तो पहले मैं पेड़ पे चढ़ने वाली बात बताऊं, फिर मुझे एक बात याद आ गई। तो टाइगर को देखिए और कहां बचेगा, भाग के बच सकता नहीं है। जंगली कुत्तों की स्पीड टाइगर की स्पीड के बराबर ही होती है, तो टाइगर उनसे भाग के बच सकता नहीं। इनकी क्योंकि वजन हल्का होता है, ये बहुत देर तक दौड़ सकते हैं जंगली कुत्ते। टाइगर का वजन ज्यादा होता है, वो उतनी देर तक नहीं दौड़ सकता है। गुफा में छुपेगा, जहां जाएगा वहां पे जंगली कुत्ते भी घुस जाएंगे। एक ही जगह बसती है जहां पे वो अपनी जान बचा सकता है, और वो है पेड़। तो टाइगर पेड़ पर चढ़ जाता है और वो तेजी से दौड़ते हुए रणथंबोर वाली टाइग्रेस के हिसाब से नहीं कि तेजी से, ये प्लानिंग के साथ धीरे धीरे चढ़ता है। और ऐसा चढ़ा हुआ टाइगर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, नवाब शफत अली खान ने देखा था जंगल में कि वो ढोल जंगली कुत्तों से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ा था। बहुत देर तक पेड़ पे रहा था। जंगली कुत्ते बहुत देर इंतजार करने के बाद चले भी गए थे, लेकिन टाइगर उतरा नहीं था। इतनी दहशत थी उसके मन में जंगली कुत्तों की। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि जंगली कुत्तों का, कि केनेथ एंडरसन एक बार शिकार कर रहे थे। तो जंगली कुत्ते दोस्तों जब ये दौड़ते हैं ना, तो जैसे फुटबॉल टीम है ना, एक दूसरे को पास देते हैं। तो वैसे तो इनके 5, 10, 12 के ग्रुप होते हैं, पैक, लेकिन बड़े ग्रुप भी हो सकते हैं इनके। कई बार 2-3 पैक साथ में मिलजुल के शिकार करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जानवर को थका के मारना इनकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये सिर्फ टाइगर का पीछा नहीं करते, ये डियर का भी पीछा करते हैं। और डियर की दौड़ने की कैपेसिटी बहुत होती है, स्पीड भी इनसे ज्यादा है और ज्यादा देर तक दौड़ सकता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक तो ये सीटी की आवाज निकालते हैं, वो अपना आपस में इनका कम्युनिकेशन भी होता है कि मैं इधर से आ रहा हूं, ताकि इनके साथियों को मालूम चले कि हमारे साथी यहां से आ रहे हैं। 2-3 ढोल जो है जंगली कुत्ते, वो एक लंबा डिटूर लेके, लंबा सा रास्ता लेके उस रास्ते में आगे से जाएंगे। जैसे लायन का हिसाब नहीं है कि लायन प्राइड में शिकार करते हैं तो पीछे से दौड़ाएंगे, और आगे से भी जो मैंने बताया था कि लायन डकैती करते हैं कि एकदम से सामने, फिर सामने वाले आ जाएंगे और जानवर घबरा जाएगा और हमला कर देंगे। ऐसे इनका होता है कि ये जो जानवर के पीछे दौड़ रहे हैं बारी बारी से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और 2-3 आगे निकल जाते हैं, आगे से भी घेरते हैं। तो जानवर एकदम से सकपका जाता है कि यार ये तो इधर से आ गए। और फिर जब पकड़ लिया, डियर की बात बता रहा हूँ, बस तो फिर इनको ये नहीं है इनका हिसाब किताब कि इनको मुंह दबा के सफोकेट करके मारना है, कि इनको गला गर्दन की हड्डी तोड़नी है। वो तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, बहुत छोटे होते हैं।
इन नोच नोच के खाने में यकीन रखते हैं। और जानवर जिंदा है, पकड़ में आ गया, वो इधर से उधर सींग मारने की कोशिश करेगा और इधर ये कभी इधर से झपट के कभी इधर से झपट के खाना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली जानवर को भी मालूम चल चुका होता है कि मेरी मौत आ गई, वो बैठ जाता है, जिंदा होता है, मुड़ मुड़ के देख रहा होता है और पीछे से ये जंगली कुत्ते उस जानवर को खा रहे होते हैं, सांभर जैसे बड़े जानवर को जिसका कि वजन 300 किलो तक होता है। और ये 12 किलो का कुत्ता, लेकिन ये एक नहीं होता, कई होते हैं। तो जो मैं केनेथ एंडरसन वाली बात बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने कुत्तों की सीटी की आवाज़ सुनी तो वो समझ गए और देखा तो ये टाइगर के पीछे थे, टाइगर था या टाइग्रेस थी। और उसके बाद फिर टाइगर ने काफ़ी देर तक लड़ने की कोशिश की और एक दो कुत्तों को मार भी दिया, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। फिर ये टाइगर को दौड़ाते ले गए, केनेथ एंडरसन की नज़रों से ओझल हो गए, आवाज़ आनी बंद हो गई। बाद में जब केनेथ एंडरसन उस तरफ गए तो जब देखा तो टाइगर के चिथड़े पड़े हुए थे, कान वान पड़ा था, स्किन के कुछ टुकड़े थे, टाइगर का नामो निशान नहीं था। पूरा टाइगर इन्होंने खा के ख़त्म कर दिया था। टाइगर ने वहाँ भी 2-3 कुत्ते और मार दिए थे। और ये कुत्ते जब खाते हैं तो अपने ही साथियों को भी खा जाते हैं, जो इनके साथी मर गए, जिस जानवर को खा रहे हैं उसको भी खाएंगे। ऐसा ही एक शायद केनेथ एंडरसन का ही था कि एक सांबर डियर तेजी से भागता हुआ आया, जंगली कुत्तों की आवाज़ सुनी, जिस तरफ गया इन्हें मालूम था बचेगा नहीं, और वो सांबर डियर के पूरे चिथड़े उड़ा के पूरा खा गए उसको। लेकिन ये इतने खतरनाक होने के बावजूद, जो कि टाइगर को भी नहीं छोड़ते, किसी से नहीं डरते, लेकिन इनकी एक खास बात है कि ये इंसानों पे हमला नहीं करते। अगर जंगल में कोई आदमी लकड़ी लेने गया है, चारा लेने गया है, टाइगर उस पर हमला कर देता है, जंगली कुत्ते नहीं करते। अगर कोई एक आध केस हो तो मुझे नहीं मालूम ऐसा स्पेशल केस हो, जंगली कुत्ते इंसानों पे हमला नहीं करते और जंगली कुत्ते डोमेस्टिक डॉग्स पे भी हमला नहीं करते। ये अक्सर गांव के नज़दीक भी आ जाते हैं और जब डोमेस्टिक डॉग से इनका आमना सामना होता है तो ये उन्हें मारते नहीं हैं, जबकि मार सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये तो मंजे हुए शिकारी है, लेकिन नहीं मारते। तो ये प्रकृति का चक्र है। लेकिन जंगली कुत्ते दोस्तों अब उतने नहीं पाए जाते जितने पहले पाए जाते थे। इनमें बीमारियां बहुत फैलती हैं और बहुत सारी बीमारियां तो इनमें डोमेस्टिक डॉग की वजह से फैल जाती हैं। रेबीज वगैरह भी फैलता है इनमें, क्योंकि जब ये गांव के नज़दीक आ जाते हैं और जो डोमेस्टिक डॉग्स भी होते हैं ये भी बफर एरिया में जाते हैं। बफर एरिया वो इलाका होता है जहां इंसान भी जा सकता है अपनी ज़रूरतों के लिए, जानवर तो जाएगा ही जाएगा। तो बीमारियां बहुत फैलती हैं और ये वल्नरेबल है IUCN की लिस्ट में, हर नेशनल पार्क में नहीं है। तो अगर आप सफारी करने जाओ और आपको जंगली कुत्ते दिख जाए ढोल, तो आप समझ जाओ कि आप वो जानवर देख रहे हो जिसको देख के टाइगर भी पेड़ पर चढ़ जाता है। अभी दोस्तों एक फ़ोन आ गया था और वो दूसरे वाले फ़ोन पे, और एक वही जो कुत्ते के साइज़ का उल्लू मिलता है ना, वो साइड में बैठा था अभी नदी में, पानी में। जब तक रुक के क्या उड़ गया वो। तो जंगल में तो जब ड्राइव करो तो फिर फ्लाइट मोड ही लगा दो, यही करूँगा अब आगे से। और एक और दोस्तों एक खबर मैंने बताई थी कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो टाइगर शिफ्ट किए गए हैं कॉलर लगा के। जब देखिए किसी भी टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है या ट्रांसलोकेट किया जाता है तो उनको कॉलर लगा करते हैं उनकी मूवमेंट को देखने के लिए। तो वो सिमलीपाल से झारखंड चली गई थी, तो वो क्योंकि कॉलर लगे हैं तो उसकी पोजीशन तो दिख ही रही है उनको, फॉरेस्ट वालों को। उसके बाद वो चली गई बंगाल, लेकिन अब बता रहे हैं बंगाल से जो उसका मूवमेंट का डायरेक्शन है
वो वापस सिमलीपाल के डायरेक्शन में है। तो इस बात की भी संभावना है कि वो वापस सिमलीपाल आ जाए अपने आप। अब उसे तो बेचारी को नहीं मालूम ना कि उसे जहाँ लाया गया है उस कौन सा नेशनल पार्क कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ शुरू होता है। वो तो नए इलाके में आ गई। अब जो पुरानी टेरिटरी थी वो तो है नहीं, नई टेरिटरी बनाने के लिए सोच रही है, तो आगे बढ़ती जा रही है। बीच बीच में जंगल खत्म हो जाते होंगे, फिर आगे निकलती होगी। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।